हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये हमारा आज का 8th लेक्चर है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, जिसमें हम आपको पता है रेगुलर बेसिस पर जो भी हमारी हिंदी की पेडागोजी हो, चाहे वो इंग्लिश की पेडागोजी हो, चाहे वो एसएसटी हो, साइंस हो, ये हम ऑलरेडी सब कुछ साथ में करते हुए चल रहे हैं। तो ये हमारी आज की सीडीपी की इंपॉर्टेंट क्लास है, जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वीडियोस को मिस ना करने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो दोस्तों, आपने हमारे साथ पूरी एनर्जी के साथ हमारे साथ इसमें बने रहना है, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और यहाँ पर जितने क्वेश्चन होंगे इसको हम समझते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले, अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि चिल्ड्रन विद इंडिविजुअल डिफरेंसेस शुड बी टॉट इन अ स्कूल हैविंग टीचर्स। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा हुआ है कि व्यक्तिगत जो भी विविधता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहाँ शिक्षक कि आपकी बात कही जा रही है। यहाँ पर आप भी शिक्षक बनने वाले हैं ना, तो इन्होंने आपकी ही बात कही है कि अगर आपको पता है कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल डिफरेंस होता क्या है, ठीक है ना। तो इंडिविजुअल डिफरेंस, जैसे कि हमारे क्लास में आपने कुछ इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी देखे होंगे, कुछ वहाँ पर स्लो लर्नर्स भी होंगे, कुछ गिफ्टेड स्टूडेंट्स भी होंगे। तो इन सभी की बात की है कि अगर वैसे आपको क्लास में बच्चे देखने को मिलते हैं तो आप उस क्लास को कैसे डील करेंगे, आप उन बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, तो आपको यही बताना है। तो यहाँ पर आप बच्चे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है कि ट्रेन टू यूज डिफरेंट पेडागोजी टू मीट देयर डाइवर्स लर्निंग नीड्स, की विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम जो भी हमारी प्रविधियों को प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों, कि जो भी हमारे टीचर्स होंगे तो आपको सभी चीज़ों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो अब आपको ये भी तो पता है ना कि पेडागोजी हम ये पढ़ रहे हैं, पेडागोजी की हमारी क्लास है, तो हम ये पेडागोजी पढ़ क्यों रहे हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि हमें इंक्लूसिव जो क्लासरूम है और इसी तरह के बहुत सारे सोशलाइजेशन जैसे सब्जेक्ट हमें क्यों पढ़ाए जाते हैं कि हम बच्चे की जो मानसिकता है, वहाँ पर जो भी उनका मेंटल लेवल है, ठीक है ना, उनका जो भी लेवल चल रहा है, उनमें आपको ये भी पता है कि जो बच्चों की इस टाइम पर जो एज होती है वो बहुत ही एकदम से चेंज होती रहती है। एक टाइम पर आप देखेंगे तो वो खुश हो जाते हैं, दूसरे टाइम पर ही दुखी हो जाते हैं। तो ऐसा अक्सर आपने देखा होगा। तो इन्हीं बातों को समझने के लिए क्या ये आपको पढ़ाया जाता है, या फिर दूसरे ऑप्शन को अगर हम देखें कि ट्रेन टू टीच चिल्ड्रन विद स्पेसिफिक इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि जो भी आपके क्लास में बच्चे हैं, ठीक है ना, उनकी विशिष्ट व्यक्तिगत विविधता वालों बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हों, कि जो भी वहाँ पर आपके टीचर्स होंगे वो सिर्फ स्पेशल इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो आपको क्या लगता है कि जो भी हमारे क्लास में जो बच्चे होंगे, सिर्फ उनके जो भी स्पेसिफिक जो बच्चे होंगे उनको पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित होने चाहिए, तो आपको ये बताना है। या फिर जो ऑप्शन नंबर 3 है कि ट्रेन टू मेक दैम होमोजीनियस लर्नर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर होमोजीनियस को हिंदी में क्या कहते हैं, अधिगमकर्ता बनने में प्रशिक्षित हों, कि जो भी होमोजेनस वो होता है, जैसे कि समान तौर पर आपने दो वर्ड सुने होंगे, एक होता है होमोजेनस, एक होता है हेट्रोजेनस। होमोजेनस मतलब कि समान तौर पर, ठीक है ना, और हेट्रोजेनस होता है मतलब थोड़ा थोड़ा बदलाव हो उसमें। तो क्या आप होमोजेनस के मतलब जितने भी क्लास के बच्चे हैं वो एक ही तरह से हो, वो बात अलग है कि आप जितने भी क्लास में बच्चे होंगे सबको आप एक ही निगाह से देखेंगे, बट आपको स्पेशल नीड वाले जो बच्चे होंगे उनका ध्यान भी तो रखना है। मान लीजिए किसी को ज़्यादा केयर की ज़रूरत हो सकती है तो आपने उनका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, किसी को कम केयर की भी ज़रूरत हो सकती है। तो क्या ये होगा, या फिर जो हमारी फोर्थ ऑप्शन है कि टू टीच इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ क्लासरूम बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअल डिफरेंस, की व्यक्तिगत जो भी हमारे क्लास में जो भी बच्चे होंगे उनको क्या करेंगे हमारे अलग अलग सेक्शन में, कि हम उनके हिसाब से जो भी बच्चे होंगे हम उनको यहाँ पर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। मतलब ये कि डिफरेंट सेक्शन ऑफ द क्लासरूम बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो क्या ये इसका आंसर होगा, तो आपने इसका सही उत्तर बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन को एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं कि व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सकें। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपको ये बताना है। तो आप बताइए, थोड़ा सा सोचिए, तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा होगा, ट्रेन टू यूज डिफरेंट पेडागोजी टू मीट देयर डाइवर्स लर्निंग नीड्स। तो ये बात जो आपको फोर्थ ऑप्शन, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल ही सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पर जो भी हमारे बच्चे होंगे उनके हमें पेडागोजी के बारे में ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर लिया कि हमें ये बताया जाता है पेडागोजी के बारे में, कि भाई बच्चों के बारे में हमें भी ज़्यादा तौर पर हमें सभी उनके लेवल के बारे में पता लग सके, तभी तो हम उन पर ध्यान दे पाएंगे, ठीक है ना। तो उसका जो फर्स्ट ऑप्शन है
वो बिल्कुल ही यहाँ पर सही आंसर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। तो ये आपने अक्सर बहुत बार देखा होगा कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ठीक है ना। तो ये 2009 में एक आया था, तो ये एक्ट आया था। तो यहाँ पर क्या बात कही गई थी, राइट ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी टू फ्री एजुकेशन फ्रॉम, ठीक है ना। तो ये इन्होंने उम्र पूछी हुई है कि वो कौन सी उम्र तक के बच्चों को, कितनी उम्र से बच्चों से लेकर कितनी उम्र तक के बच्चों को आपने ये पूछा हुआ है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम की 2009 दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो आपने ना इस बात का भी ध्यान रखना है कि इन्होंने क्वेश्चन में कहा क्या हुआ है। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, जो भी हमारे स्टूडेंट या फिर टीचर्स होते हैं, वो इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते नहीं है। अब वो आपने ये देख लिया कि यहाँ पर राइट टू फ्री एजुकेशन एक्ट ये बताया हुआ है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे, तो मैंने जहाँ से ये क्वेश्चन को उठाया है, ये क्वेश्चन पेपर से उठाया है, ठीक है ना। मैंने इनको राइट डाउन नहीं किया। तो जिस भी ये स्टूडेंट ने यहाँ पर लगाया हुआ है, आपको यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन में दिखाई भी दे रहा है कि उन्होंने 6 to 14, आपको यहाँ पर छोटा सा टिक का निशान लगा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने ना क्वेश्चन को यहाँ पर ध्यान से देखना है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि राइट टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है ना। जो भी डिसेबिलिटीज की यहाँ पर बात कही जा रही है कि जो भी हमारे दिव्यांग बच्चे होते हैं, तो उनकी उम्र यहाँ पर कौन सी कितनी तक रखी गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें, क्या ये 3 से 18 है, या फिर ये 6 से 14 है, या फिर 6 से 22 है, या फिर 6 से 18 है। तो आपको ये सही उत्तर बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो 6 से 18 है। क्यों है, अब ये क्योंकि जो ये बच्चे हैं वो कौन से हैं, ये दिव्यांग बच्चे हैं, ठीक है ना। अगर नॉर्मल स्टूडेंट्स की बात कही जाए तो ये 6 से 14 है, ठीक है ना। जो आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन भी दिखाई दे रही होगी, तो ये 6 से 14 है। अगर वही हम बात दिव्यांग स्टूडेंट्स की करें, ठीक है ना, तो दिव्यांग स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें, तो ये जो ऑप्शन इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपने ना इस सेशन के खत्म होने के बाद आपके कितने मार्क्स आए हैं वो भी हमें कमेंट करके जरूर से बताना है कि आपके कितने मार्क्स आए, ताकि हमें पता भी लग सके कि आप में इंप्रूवमेंट हो भी रही है या नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो घुमा फिरा कर क्वेश्चन तो आपको सेम ही पूछे जाते हैं ना, तो इसलिए हम इस बात पर थोड़ा सा जोर देते हैं। तो यहाँ पर अब आ गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। तो इन्होंने क्या कहा हुआ है कि प्रोवाइडिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल इन असेसिबल फॉर्मेट टू द डाइवर्स लर्नर इम्प्लाइज, ठीक है ना, कि विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियों प्रदान करने का तात्पर्य डैश से है। तो आपको ये सही उत्तर बताना है कि आपने क्या करना है। मैं आपको पहले एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ कि टीचिंग लर्निंग की जो प्रोसेस होती है, ठीक है ना, प्रोवाइडिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है ना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल आपने एक असेसिबल फॉर्मेट्स में, मतलब कि सभी बच्चों को यहाँ पर मिल सके। यहाँ पर ऑलरेडी लिखा भी हुआ है कि डाइवर्स लर्नर्स को यहाँ पर मिल सके। इसको हम कहते क्या हैं, ठीक है ना, कि अगर मान लीजिए कि किसी करिकुलम में किसी बुक्स को इस तरह डिज़ाइन किया जाए कि भाई वो सभी बच्चों के लिए ही हेल्पफुल हो, ठीक है ना। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बात कही जा रही है, ठीक है ना। शिक्षण अधिगम, तो यहाँ पर कौन सा होगा, यूनिवर्सल कोड ऑफ टीचिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे कि शिक्षण व्यावसायिकता या सार्वभौमिकता संहिता, क्या इसका ये आंसर होगा, या फिर यूनिवर्सल ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ टीचिंग की भी शिक्षण में सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण, या फिर यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग की अधिगम की सार्वभौमिक संरचना, या फिर यूनिवर्सल इंक्लूसिव एजुकेशन एथिकल कंसिडरेट कि सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार। तो सबसे पहले हम इसका सही उत्तर, या फिर हम देखेंगे एलिमिनेट करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को देखें जो हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि जो भी यहाँ पर टीचिंग लर्निंग यहाँ पर जो भी प्रोसेस है, तो क्या आपका जो भी मटेरियल तैयार किया जा रहा है तो वो क्या सिर्फ टीचर के लिए है, क्या टीचर के लिए नहीं ना है। तो अगर आप मास्टर ऑफ द शो देखेंगे तो वो तो बच्चा ही है ना, कि ये आजकल की जो भी एजुकेशन है हमारी वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, ठीक है ना। तो बच्चों को ध्यान में रखकर ही सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो बच्चा ही नहीं होगा तो फिर टीचर क्या, सिर्फ टीचर के पढ़ाने के लिए ही यहाँ पर सारी चीज़ें होती हैं। अगर टीचर ना हो तो बच्चा खुद भी तो पढ़ सकता है ना थोड़ा बहुत। तो इस तरह इसको डिज़ाइन किया जाए कि भाई ये सभी के लिए यहाँ पर हो जो भी हमारा मटीरियल है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये सिर्फ टीचिंग प्रैक्टिसेस की बात कर रहा है। दूसरे अगर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर यूनिवर्सल
ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की बात कर रहा है कि भाई शिक्षण में सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण, तो क्या ये सिर्फ मानववादी दृष्टिकोण होना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर थर्ड ऑप्शन की बात करें तो ये बिल्कुल सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये लर्निंग की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर बच्चे के अधिगम की बात कही जा रही है ना, कि भाई जो भी आपका मटेरियल तैयार किया जाए वो बच्चों के लिए ही तो मेनली तैयार किया जाएगा ना। तो यहाँ पर यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग की मतलब कि वो सभी के लिए होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और डी में क्या लिखा हुआ है कि यूनिवर्सल इंक्लूसिव एजुकेशन एथिकल कंसीडरेड, किसी भी सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब हम चलते हैं अपने यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो देखते हैं इसको यहाँ पर क्या क्वेश्चन है हमारा। फोर्थ क्वेश्चन, इन्वॉल्व्स डैश इन्वॉल्व्स सेल्फ अवेयरनेस एंड कंट्रोल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज। एग्जाम्पल लिखा हुआ है प्लानिंग, रिव्यूइंग एंड रिवाइजिंग एक्सेट्रा, कि भाई जागरूकता एवं संज्ञानात्मक समस्याओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि डैश में अंतर्निहित है। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है वो क्या होगा। तो क्या ये मेटाकॉग्निशन है जिसको हम संज्ञान बोध कहते हैं हिंदी में, या फिर ये कॉग्निशन है मतलब कि संज्ञान, या फिर ये एकोमोडेशन है कि समायोजन, या फिर ये सेंट्रेशन है, क्या ये केंद्रीकरण है। तो केंद्रीकरण हम ना यहाँ पर नीचे से चलते हैं कि भाई ऑप्शन में क्या क्या बताया हुआ है। सेंट्रेशन होता क्या है, तो आपने देखा होगा कि जो भी बच्चे होते हैं कि वो शुरू में वो सेंटर्ड नहीं होते, कि भाई उनका ध्यान एक ही तरफ होता है, ठीक है ना। तो वो सेंट्रेशन होती है। प्याजे वाली स्टेज में भी आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं छोटे। अगर हम बात करें एकोमोडेशन की, तो ये एकोमोडेशन होता क्या है, ठीक है ना। एकोमोडेशन की अगर हम बात करें तो ये एकोमोडेशन क्या होता है, अगर हम एकोमोडेशन को देखें तो ये भी हमने पढ़ा था कि एक एकोमोडेशन और एक एसिमिलेशन होता है, ठीक है ना। तो एसिमिलेशन मतलब कि जो भी हम नई चीज़ें सीखते हैं, ठीक है ना, तो वो होता है एसिमिलेशन। अगर हम उसी सीखी हुई चीज़ में कोई चीज़ मॉडिफाई करते हैं, मैं एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे कि आपने कोई घोड़ा देख लिया, ठीक है, तो आपको किसी ने बता दिया कि भाई इसके 4 पैर होते हैं और इसे हम क्या कहते हैं, इसके यहाँ पर 2 कान होते हैं और इसे को हम घोड़ा कहते हैं, ठीक है ना। अब वही बच्चा था, उसने सीख लिया, हाँ भाई ठीक है, उसकी एक पूंछ होती है, 4 पैर होते हैं। अब वो बच्चा गया, ठीक है ना, बच्चा गया, उसने एक कुत्ता देखा, यार कहा यार इसके भी 4 पैर हैं, इसकी भी एक पूंछ है, इसके भी 2 कान हैं, तो उसको बोला कि भाई ये तो घोड़ा है। तो फिर उसको फिर से सिखाया गया कि नहीं नहीं, ये इसका हाइट थोड़ी सी इसकी छोटी होती है, ये तो कुत्ता है। अब उसने क्या किया, अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज में उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया, ठीक है ना, या फिर उसमें एडिशनल ऐड कर लिया। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम एकोमोडेशन कहते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें, कॉग्निशन यहाँ पर होगा नहीं। मेटाकॉग्निशन क्या होता है, मेटाकॉग्निशन अवेयरनेस, ठीक है ना, आपके आसपास की जो जानकारी होती है, जो सेल्फ अवेयरनेस होती है, तो ये मेटाकॉग्निशन इस तरह से है। जो इसका सही आंसर है वो मेटाकॉग्निशन इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। अब हम चलते हैं अपने यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारा आज का 5वां क्वेश्चन है, व्हेन चिल्ड्रन थिंक टू इंटरप्रेट द रिसीव्ड इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस इट इज कॉल्ड। तो यहाँ पर जब भी बच्चे अपने जो भी सीखी हुई बातें होती हैं उनको क्या करने लग जाते हैं, उनको रियल लाइफ में कह सकते हैं। इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर सोचते हैं, ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो क्या ये क्रिएटिव थिंकिंग है, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, या फिर ये कंक्रीट थिंकिंग है, या फिर ये रिफ्रैक्टिव थिंकिंग है। सृजनात्मक सोच है, अमूर्त सोच है, मूर्त सोच है, या फिर ये प्रक्रियावादी सोच है। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो क्या ये कौन सा ऑप्शन होगा इसका। तो दोस्तों अगर हम इसका फर्स्ट ऑप्शन देखें तो क्रिएटिव थिंकिंग होती क्या है। तो क्रिएटिव थिंकिंग अगर आप अक्सर आपने देखा होगा, ये डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होती है ये उससे संबंधित है, ठीक है ना। तो आपको मैंने ये कितनी बार बताया हुआ है कि जब भी एक क्वेश्चन के आपको बहुत सारे यहाँ पर जवाब आते हों, ठीक है ना, तो कई बार आपने ऐसे स्टूडेंट्स के देखे होंगे क्लास में जो कि ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, बट उनको दुनिया भर की नॉलेज बहुत होती है। उनसे अगर आपने एक क्वेश्चन पूछ लिया तो वो उसका जवाब 10 जवाब देंगे, और वो इनडायरेक्टली वे में वो जो जवाब होगा वो सही भी होगा, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर बात करें अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की, तो जब बच्चा थोड़ी सी हाइपोथेटिकल थिंकिंग होती है वो डेवलप कर लेता है, ठीक है ना। तो ये प्याजे की 4th स्टेज होती है ना, जिसको हम कहते हैं कि जो फॉर्मल ऑपरेशनल एज होती है, ठीक है, जो 11 साल से बाद वाली जो एज होती है उसमें आपको अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग देखने को मिलती है। तो ये तो होगा नहीं। अगर हम यहाँ पर बात करें कंक्रीट थिंकिंग की, तो ये कंक्रीट थिंकिंग होती क्या है। तो अगर हम कंक्रीट थिंकिंग की बात करें तो यहाँ पर जब भी बच्चे होते हैं वो कुछ जैसे कि कोई कंक्रीट होता क्या है, अगर आप देखेंगे मूर्त,
जो चीज़ आपके सामने पड़ी हो उसको हम कंक्रीट कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर बच्चों को आप सिखा रहे हैं कि भाई ये इतनी ब्रिक्स हैं, ठीक है ना, जो ईंटें होती हैं, आप उनको काउंटिंग सिखा रहे हैं, तो आपने उनके सामने 10 यहाँ पर जो ब्रिक्स थी वो लाकर रख दी, ठीक है ना, तो आपने उनको कहा कि ये कितनी ब्रिक्स हैं, तो ये हम उनको कंक्रीट वे में हम उनको सिखाने की चीज़ें कोशिश कर रहे हैं। तो कंक्रीट थिंकिंग में होता क्या है कि जब भी आप उनके सामने पड़ी चीज़ों को, ठीक है ना, जैसे कि आपने ग्लास में पानी भर दिया, तो ये आप उनको कंक्रीट वे में सिखा रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर है कि जब भी बच्चे, ठीक है ना, थिंक इंटरप्रेट द रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन, तो उनको जब एक्सपीरियंस के आधार पर जब उनको इंप्लीमेंट करने लग जाते हैं, इसी को हम कंक्रीट थिंकिंग कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कंक्रीट थिंकिंग ही कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा कंक्रीट थिंकिंग, जिसको हम हिंदी में मूर्त सोच कहते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें दोस्तों चौथे ऑप्शन की, तो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होती क्या है, तो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को आप थोड़ा सा क्रिटिकल वे में देख सकते हैं कि जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है ना, जैसे कि आपको कुछ बता दिया गया तो आप उसके सभी एक्सपेक्ट के से लिहाज से आप सोचते हैं, ठीक है ना। आपको यहाँ पर कोई बात बता दी गई तो आप उसको बड़े ध्यान से रीजनिंग करके यहाँ पर जो सोचते हैं, रेशनिंग थिंकिंग होती है, उसको हम रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसका जो सही आंसर था वो होता थर्ड, यहाँ पर सही इसका जवाब है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि टीचिंग लर्निंग एट, जो हमारे टीचिंग लर्नर्स एट वेरिंग लेवल ऑफ डिफिकल्टी बेस्ड ऑन एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल लर्नर इज नोन एज, तो आपको यही बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा कि अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों पर ध्यान में रखते हुए पढ़ाने के विविध डैश कहा जाता है। तो यहाँ पर बात कही क्या जा रही है, आपने सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है ऑप्शन को देखने से पहले, कि यहाँ पर जो भी टीचिंग लर्नर्स हैं, ठीक है, जो भी यहाँ पर बच्चों को सिखाया जा रहा है, तो जो उनके लेवल्स हैं, ठीक है, डिफिकल्टी बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल लर्नर्स, कि जो भी उनके एबिलिटी के अनुसार जो भी यहाँ पर बातें उनको सिखाई जाती हैं, इसको हम कहते क्या हैं। तो क्या ये सिलेक्टिव इंस्ट्रक्शन है, तो क्या हम ये सिर्फ चयनित अनुदेशन दे रहे हैं, या फिर ये प्रिसीजन टीचिंग है, मतलब ये सटीक शिक्षण है, या फिर ये एररलेस इंस्ट्रक्शन है कि आपने बिल्कुल ही गलती नहीं करनी, ये त्रुटिहीन उद्देशन है या अनुदेशन जिसको हम कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि ये डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन है, या फिर ये विभेदी अनुदेशन है। तो आप किसका सही उत्तर बताना है, तो ये कौन सा इसका सही जवाब होगा, तो अगर आप देखेंगे तो ये डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन है, ठीक है ना, इसका ये बिल्कुल ही सही जवाब होगा जो ऑप्शन नंबर डी है। कैसे होगा, अगर आप क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ें तो यहाँ पर क्या बताया हुआ है उन्होंने कि जो भी अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, डैश की विधि को, यहाँ पर जो भी विधि है उसको डैश कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विभेदी अनुदेशन, ठीक है ना। तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इजी था नहीं, इसका जो लेवल था वो बिल्कुल ही लो लेवल था। अब हम चलते हैं अपने यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि मेंटेनेंस इन द स्पेसिफिक स्टेज ऑफ लर्निंग विच इज एंटीसीडेंट टू स्टेज ऑफ लर्निंग। एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के डैश चरण का पूर्ववर्ती है। तो आपने इसका सही जवाब देना है। इसका सही जवाब क्या होगा, क्या यह मोटिवेशन है, अभिप्रेरण जिसे कहते हैं, या फिर इंडिपेंडेंट है, आत्मनिर्भरता, या फिर जर्नलाइजेशन है, सामान्यकरण है, या फिर एक्वाइजेशन है कि अधिग्रहण है। तो दोस्तों मैं आपको अगर एक्वाइजेशन का बात बताऊं तो एक्वाइजेशन होता क्या है, तो जब भी जैसे कि आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है, ठीक है ना, अगर आप बात करें जैसे कि मैं आप पंजाब से हूँ, ठीक है ना, आपको भी पता है, या फिर आप किसी और स्टेट से भी हो सकते हैं, या फिर अगर आप पंजाब से हैं, ठीक है ना, तो आपकी जो मदर टंग होगी वो पंजाबी होगी, ठीक है ना। तो आपने अगर पंजाबी सीखी होगी बचपन से, तो आपको क्या लगता है कि आपको किसी ने पंजाबी सिखाई है, बिल्कुल नहीं सिखाई, ठीक है ना। तो वो आपने एक्वायर की है अपने आप, ठीक है ना। तो जो पहली लैंग्वेज होती है वो एक्वायर करते हैं आप, ठीक है ना, अधिग्रहण करते हैं। ये आपका लैंग्वेज में भी क्वेश्चन बन जाता है कि जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है आप उसको एक्वायर करते हैं या लर्न करते हैं, तो ये एक्वायर करते हैं। अगर आप वही बात इंग्लिश की करें, इंग्लिश को अगर आप पढ़ेंगे तो वो क्या करते हैं, वो लर्न करते हैं आप। क्यों, कैसे लर्न करते हैं, क्योंकि आप उसकी पहले ग्रामर सीखते हैं फिर उसको बोलना सीखते हैं, ठीक है ना। तो ये अक्सर क्वेश्चन ये पूछ लेता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन होते हैं उन सभी को यहाँ पर समझाते हुए चलता हूँ। अगर हम बात करें यहाँ पर थर्ड ऑप्शन की, तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्यों इसका सही आंसर है इसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है कि जो भी यहाँ पर लर्निंग है, ठीक है ना, एक स्पेसिफिक स्टेज होती है, ठीक है ना। यहाँ पर बताया हुआ है कि मेंटेनेंस इज द स्पेसिफिक स्टेज ऑफ लर्निंग विच इज एंटीसीडेंट टू डैश स्टेज ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पर जो प्रतिपालन अधिगम एक विशिष्ट चरण है, ठीक है ना।
तो ये एक अलग से ये एक स्टेज है लर्निंग की, ठीक है ना, जो अधिगम डैश के चरण के पूर्ववर्ती है। तो मतलब ये कि जर्नलाइजेशन से एक पहले स्टेज आती है, ठीक है ना। तो जर्नलाइजेशन से जो पहले स्टेज आती है उसमें आपको क्या किया जाता है, उसमें आपको पहले जो चीज़ें होती हैं वो समझाई जाती हैं। मतलब कि जो भी फॉर्मल जो भी यहाँ पर जो लॉ हैं या फिर जो भी नियम है, कुछ रूल्स हैं, वो आपको सिखाए जाते हैं। और वही बात अगर करें जर्नलाइजेशन की, जिसको हम सामान्यकरण हिंदी में कहेंगे, इसमें आपको इम्प्लीमेंट करना सिखाया जाता है कि भाई जो भी आपने ये रूल्स पढ़ लिए, अब आपको यहाँ पर इसका इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 है। उम्मीद है आपको ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल यहाँ पर अच्छे ढंग से समझ यहाँ पर आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखते हैं यहाँ पर हमारा 18वां क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। मतलब कि हमारा आज का 8th क्वेश्चन है। जॉन एक यहाँ पर जो जजॉक नाम के जो पर्सन है, इनका यह मानना है कि संज्ञान और भाव डैश होते हैं, ठीक है ना। कॉग्निशन एंड इमोशंस आर डैश। तो दोस्तों ये इसका अगर हम क्वेश्चन देखें तो ये बिल्कुल ही स्टैटिक है। तो यहाँ पर इनकी जो इन्होंने बात कही हुई है वो आपने सीधा सीधा ही जवाब देना है। तो आप हम इसको भी देख लेते हैं। क्या ये इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र होते हैं जो भी आपके कॉग्निशन और इमोशंस हैं? क्या ये इंटर रिलेटेड हैं, या फिर इंटीग्रेटेड हैं, या फिर ये इंटरडिपेंडेंट है, अंतर संबंधित है, एकीकृत है, या फिर ये अन्योन्याश्रित हैं? तो आपको इसका सही जवाब देना है। तो दोस्तों अगर हम बात करें जो जजॉक हैं, इनका मानना था कि ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, जो भी हमारे कॉग्निशन एंड इमोशंस हैं, मतलब कि जो भी संज्ञान और भाव होते हैं वह स्वतंत्र होते हैं, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब हम चलते हैं अपने यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ समझने वाला था नहीं। अगर हम बात करें, अ टीचर इज टीचिंग चिल्ड्रन बाय डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ टास्क टू करेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑलरेडी लर्न टास्क, ही इज यूजिंग डैश मेथड ऑफ टीचिंग। कि भाई पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, ठीक है ना। वह शिक्षण की डैश विधि का प्रयोग कर रहा है। आपने इसका सही उत्तर बताना है। क्या ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना। मान लीजिए आप बच्चों को कुछ एक्शन करके दिखा रहे हैं, कोई आप कुछ उनको चीज़ें सामने कर दिखा रहे हैं, तो ये कौन सी विधि है? क्या ये ऑब्जर्वेशन विधि है, अवलोकन जिसे हिंदी में कहते हैं, या फिर ये करेक्शन है, संशोधन है, क्या यह मॉडलिंग है, प्रतिरूपण, या फिर ये इमिटेशन है? तो यहाँ पर इमिटेशन जैसी बात कहाँ कही जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी पर्सन है वो काम करके दिखा रहा है ना, तो ये अनुकरण तो हो नहीं सकता। पहले ऑप्शन को बिल्कुल काट दो। अगर हम बात करें यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन की, तो यहाँ पर ऑब्जर्व कौन कर रहा है, ठीक है ना। ऑब्जर्व तो यहाँ पर बच्चे कर रहे हैं ना, तो बच्चे कर क्या रहे हैं, और टीचर तो यहाँ पर मेनली उनको समझा रहा है। तो ये ऑब्जर्वेशन कैसे हो सकता है? टीचर थोड़ी ऑब्जर्वेशन कोई मेथड अपना रहा है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर सेकंड ऑप्शन की, तो करेक्शन की, तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं कही जा रही। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो 2 है वो भी गलत हो जाएगा। अगर हम बात करें 3 की, तो मॉडलिंग की यहाँ पर जो बात है वो कही जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो टीचर है वो क्या कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन अ टास्क, की उनको वो काम करके दिखा रहा है, मतलब वो मॉडलिंग ही तो कर रहा है, प्रतिरूपण ही तो कर रहा है ना। इसका समझेगी कि नहीं समझे आप लोग? तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं यहाँ पर अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो ये भी थोड़ा सा एक हिसाब से कह सकते हैं कि बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इसको भी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मैन, यहाँ पर जो भी मैथन और जैनिस नाम के जो पर्सन है, इनका डिसीजन मेकर चिल्ड्रन एनालाइज द प्रॉब्लम, लिस्ट द अल्टरनेट एंड वेक ईच ऑप्शन फॉर इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, हिज बिहेवियर रिफ्लेक्ट्स। कि भाई इसका जो बिहेवियर है वो क्या बताता है कि भाई मैन्स और जैनिस नाम के जो भी यहाँ पर 2 स्टूडेंट्स हैं, वह निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, ठीक है ना। कोई भी उन्होंने अगर डिसीजन लेना है तो वो पहले क्या करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, ठीक है ना। तो विकल्पों की सूची बनाते हैं, इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उसका बिहेवियर जो भी उनका व्यवहार है प्रस्तुत करता है। वो क्या है, क्या ये विजिलेंट है, जिसको हम हिंदी में सतर्क कहते हैं, क्या ये आउटगोइंग है, निर्वर्तमान, या फिर ऑटोक्रेटिक, निरंकुश, या फिर ये सर्विलियंस है कि चौकस? आपको इसका सही जवाब देना है। तो वो क्या है, विजिलेंट है, ठीक है ना। तो वो सतर्क रूप में, मतलब कि विजिलेंट का अगर हम बात करें, ये एक एक्टिव वे में होता है, ठीक है ना। कि जो भी बच्चा एक्टिव वे में कोई काम कर रहा है, टीचर की बात सुन रहा है, या फिर कोई भी काम एक्टिव वे में किया जाए, या फिर रीजनिंग या फिर क्रिटिकल थिंकिंग के द्वारा किया जाए, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम विजिलेंट कहते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, वो इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। अब हम चलते हैं अपने, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको ये जो सेशन है वो बहुत ही पसंद आया होगा, आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और दोस्तों आज मैं आपको थोड़ा सा बताना भूल गया कि यहाँ पर ना हमारे यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी
ठीक है ना, जिसके कारण मुझे कुछ दिन यहाँ पर अपने फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। उम्मीद है आपको यहाँ पर कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद है आपको यहाँ पर जो सेशन है वो उसमें बहुत ही मज़ा आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कर लें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लें और हमारा जो मोटिवेशन है उसको बढ़ाते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।